हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल प्रेप नेशन में फिर से स्वागत है। तो चलिए फिर बिना टाइम गवाए 26 दिसंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन साइट्स आर एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की अस्थायी सूची में कितने भारतीय स्थलों को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन बी, 3 इंडियन साइट्स को ऐड किया गया है इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। तो ऑप्शन बी 3 इसका सही आंसर होगा। तो कोई भी दुनिया का जो हेरिटेज साइट होता है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ने से पहले वो रखा जाता है एक टेंटेटिव लिस्ट में, जिसे आप प्रोविजनल लिस्ट भी कह सकते हैं। तो वहीं इस प्रोविजनल लिस्ट में भारत के 3 नए कल्चरल साइट को जोड़ा गया है, जिसमें 2 साइट जो है वो गुजरात में ही है। जिसमें पहला है मोढेरा का सन टेम्पल, उसके बाद गुजरात का एक हिस्टोरिक शहर वडनगर, और वहीं जो तीसरा साइट है जिसे इस टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है वो है त्रिपुरा का जो उनाकोटी है, उसका रॉक कट स्कल्पचर और रिलीफ। और वहीं इस 3 साइट को मिला के भारत के कुल 52 साइट्स हो चुके हैं जो कि यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। और इसके साथ एक चीज आप याद रखिएगा कि जितने भी हम प्लेस दिए हुए हैं, चाहे वो सन टेम्पल हो मोढेरा का, या वडनगर हो, या उनाकोटी हो, ये सारे के सारे जो प्लेसेस हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। विच कंट्री विल होस्ट द 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन फरवरी 2024। कौन सा देश फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। तो वो करेगा ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो सबसे पहले तो जान लें कि जो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होता है वो हर 2 साल में होता है। और वहीं इस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन था वो इस वर्ष भी हुआ था, और वो भी जून महीने में। और कहाँ पे तो हुआ था, स्विट्जरलैंड के जिनीवा में, और ये इसका 12th एडिशन था। वहीं इसके साथ ही जो अगला एडिशन होगा 13th एडिशन, वो होगा फरवरी 2024 में, और वो होस्ट करेगा यूएई। तो वहीं कुछ स्टैटिक जी के देख लेते हैं कि जो करंट डायरेक्टर जनरल है डब्ल्यूटीओ की, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वो है डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इबियाला। नगोजी ओकोंजो इबियाला। वहीं इसका अगला एडिशन यूएई में होगा। तो यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है, तो करेंसी है दिरहम, और वहीं प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद। Who inaugurated Good Governance Week 2022? सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो वो किए ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो है यूनियन मिनिस्टर फॉर पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, यानी कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री है। और इन्होंने इनॉग्रेट किया सेकंड गुड गवर्नेंस वीक 2022, और कहाँ तो नई दिल्ली में। और वहीं एक गुड गवर्नेंस वीक मनाया गया 19 से लेकर 25 दिसंबर तक। और वहीं इसके साथ ही जितेंद्र सिंह जी ने एक 5 डे कैंपेन को भी लॉन्च किया जिसका नाम था प्रशासन गांव की ओर। और ये क्यों किया गया, क्योंकि टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आपको पता होगा कि जो अटल बिहारी जी का बर्थडे है 25 दिसंबर को, उस दिन मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। तो उसी गुड गवर्नेंस डे के कारण गुड गवर्नेंस वीक की भी शुरुआत की गई है, जिसका ये दूसरा एडिशन है। और वहीं जो गुड गवर्नेंस डे है जो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में, और इसे शुरू किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। Which of the following Indian naval sailing vessels will participate in the 50th edition of Cape to Rio Race 2023? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना नौकायन फोर्थ केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा? तो वो लेगा ऑप्शन डी आईएनएस वी तारिणी, ऑप्शन डी आईएनएस वी तारिणी। तो सबसे पहले तो जो केप टू रियो रेस है ये एक ट्रांस अटलांटिक ओशन रेस है, जिसका अगले वर्ष यानी कि 2023 में 50वां एडिशन होगा। और वहीं जो ये रेस है ये शुरू होगा अगले साल 2 जनवरी से, और कहाँ तो साउथ अफ्रीका के केप टाउन से।
और वहीं जो इस रेस का फिनिशिंग पॉइंट है या जहाँ पे ये रेस खत्म होगा वो है ब्राजील का रियो डे जेनेरियो। तो इस रेस में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है INSV तारिणी। और वहीं इसके साथ ही जो INSV तारिणी है जिसको आप फोटो में देख सकते हैं, ये वर्ष 2017 में एक हिस्टोरिक एक्सपीडिशन के लिए निकला था। और वहीं उस हिस्टोरिक एक्सपीडिशन में जितनी भी क्रू मेंबर्स थी वो सारी की सारी महिलाएं थी और इन्होंने पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया था। और वहीं इस एक्सपीडिशन को नाम दिया गया था नविका सागर परिक्रमा। नविका सागर परिक्रमा। Which of the following became the country's first carbon neutral power exchange in December 2022? दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया? तो बना है ऑप्शन डी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ऑप्शन डी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। Who has been nominated by Jagdeep Dhankar to the panel of vice chairperson in upper house? अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में जगदीप धनखड़ द्वारा किसे नामित किया गया है? तो नामित हुई है ऑप्शन सी PT उषा। ऑप्शन सी PT उषा। तो जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं और वो इस समय है जगदीप धनखड़ जी, जो इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। तो उन्होंने नॉमिनेट किया है फॉर्मर एथलीट एंड MP PT उषा को टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन द अपर हाउस। अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। और वहीं इनके साथ एक जन और नॉमिनेट हुए हैं, वो है YSR कांग्रेस पार्टी के मेंबर विजय साई रेड्डी जी। आप यहाँ पे दोनों जन का फोटो देख सकते हैं। और वहीं इसके साथ ही कुछ दिनों पहले जो PT उषा है वो इलेक्ट हुई थी एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और वहीं इसके साथ PT उषा जी ने अपने करियर में 4 एशियन गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल जीते हैं। Who is the author of the book titled The Indian Navy at 75 Reminiscing the Voyage? The Indian Navy at 75 Reminiscing the Voyage नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन सी रंजीत बी राय और अरित्रा बनर्जी। ऑप्शन सी रंजीत बी राय और अरित्रा बनर्जी। तो द इंडियन नेवी एट 75 रेमिनिसिंग द वॉयज, ये किताब 2 लोगों ने लिखा है। पहला तो कमोडोर रंजीत बी राय। तो जो कमोडोर होते हैं वो 1 स्टार रैंक होते हैं इन इंडियन नेवी, यानी कि उनका जो रैंक होता है वो कैप्टन से ऊंचा होता है। तो एक तो ये व्यक्ति है जिन्होंने ये किताब लिखा है और वहीं दूसरे व्यक्ति हैं डिफेंस जर्नलिस्ट अरित्रा बनर्जी। और वहीं इस किताब में आपको रॉयल इंडियन आर्मी के बारे में जानने को मिलेगा जो कि उसके साथ घटित हुआ है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। Who has become the only Indian to feature on 50 greatest actor of all time list of Empire magazine? Empire magazine की ऑल टाइम लिस्ट के 50 महानतम अभिनेताओं में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन बन गया है? वो बने हैं ऑप्शन बी शाहरुख खान। ऑप्शन बी शाहरुख खान। तो शाहरुख खान बने हैं इकलौते भारतीय टू बी नेम्ड ऑन द 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम टू फीचर ऑन एम्पायर मैगजीन, जो कि एक ब्रिटिश मंथली फिल्म मैगजीन है। और इसके साथ ही शाहरुख खान जो है उन्होंने अपना फिल्म डेब्यू किया था मूवी दीवाना के साथ वर्ष 1992 में। और वही मूवी में आने से पहले वो काफी टेलीविजन भी कर चुके थे। और वही बात करें कि टेलीविजन पे उन्होंने कब डेब्यू किया, तो वो किए थे 1989 में विद द सीरीज फौजी। तो इनका जो करियर है वो 4 दशकों का है और इन 4 दशकों में इन्होंने 14 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। और वहीं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शाहरुख खान की फिल्में हैं जैसे देवदास, माय नेम इज खान, कुछ कुछ होता है, जब तक है जान और स्वदेश। और वहीं इसके साथ ही अगले साल एक नया मूवी इनका रिलीज होगा, वो है पठान, जो सोशल मीडिया पे काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। Who has become the youngest men's test cricketer to take a 5-wicket haul on debut? डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऑप्शन बी इंग्लैंड के रेहान अहमद। ऑप्शन बी रेहान अहमद। तो जो रेहान अहमद है वो इंग्लैंड के लेग स्पिनर है और अभी कराची में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है, जिसमें जो 3rd टेस्ट मैच था उसमें इन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है।
और वहीं ये 5 विकेट लेने के साथ बन गए हैं यंगेस्ट क्रिकेटर टू टेक अ 5 विकेट इन अ टेस्ट मैच। और इनकी जो एज है वो 18 साल 126 दिन की है। और वहीं इन्होंने सेकंड इनिंग में 48 रन देके 5 विकेट लिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं हमेशा की तरह हमारा इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वहीं अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।